दुनिया का एक मैप है इकोनॉमी का ना, जिसपे मुख्तलिफ मुल्क नज़र आते हैं कि इनकी इतनी जीडीपी है, इनकी इतनी हम देखें कि उसमें हम हैं या नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कहीं हम नज़र नहीं आए। सर, आप हमेशा एडवोकेट करते हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। हाँ, तो इसलिए नॉन फाइलर और फाइलर की मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, नॉन फाइलर को हमने जिंदा क्यों रहने दिया है? ताजिर के लिए कोई मुल्क उसका लॉयल नहीं होता, वो उसका लॉयलिटी है कि जहाँ उसका पैसा डबल हो। बिल्कुल सही है, वो वहाँ चला जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उबैद है। वेलकम टू द विक्ट्री स्पेक्ट्रम पॉडकास्ट। हमारी पॉडकास्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट के गिर्द फोकस्ड है एंड दैट इज पाकिस्तान। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे बिजनेस लीडर्स जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी कंट्री का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट गेस्ट मौजूद हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, एक नेशनल कंपनी के बोर्ड चेयरमैन और एक फेडरल मिनिस्टर भी, और करंटली ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस, नन अदर देन फाइनेस्ट बिजनेस लीडर सुहेल वजाहत सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। जैसे लोग हम बुला लेते हैं तो अच्छे ही लगता, हम अच्छे ही हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज हम इंशाअल्लाह ताला आपसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल। आप सर, लेमैन टर्म्स में थोड़ा सा हमें समझाइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, किस तरह वर्क करती है। पहली तो चीज़ आप ये देखें कि दुनिया का एक मैप है इकोनॉमी का ना, जिसपे मुख्तलिफ मुल्क नज़र आते हैं कि इनकी इतनी जीडीपी है, इनकी इतनी। हम देखें कि उसमें हम हैं या नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कहीं हम नज़र नहीं आए। ओके। 2000 मेरे पास जो डाटा है 2023 तक का है। 24-25 पे मैंने अपडेट नहीं किया, तो वो कर लूँगा, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं होगा, तकरीबन वैसे ही होगा। तो हमें उस मैप पे सबसे पहले आने की कोशिश करनी है। उसके लिए मैं तरीका बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम उस मैप पे नज़र आएंगे। ठीक है। क्या किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखें तो वो बास्केट्स में होती है। ओके। या आप जैसे समझें ना, आपके अकाउंट्स में होती है, आपकी किसी चीज़ पे खरीदना बेचना। तो जो पहली 3-4 चीज़ें हैं ना, जिसको हम रियल सेक्टर जीडीपी कहते हैं, जहाँ से हम पैसे अर्न करते हैं, जहाँ से हम मुलाजमतें भी देते हैं, अर्न भी करते हैं और अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाकी सब काम उसी से होता है। यानी वो बेसिक हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम इकोनॉमी में बेचेंगे तो फिर हमें पैसे आएंगे, और जब वो पैसे आएंगे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो मैंने पहले बातें की, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ मिलेगी, सेहत, एजुकेशन, मॉरल अथॉरिटी, तो उसके बाद हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक सॉवरन नेशन बन जाएंगे और हमें कर्जे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम न्यूक्लियर पावर हैं तो हमें सॉवरन भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। उसमें सबसे पहला जो हमारा सेक्टर है, जिसकी बहुत लोग जिक्र करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड है। ओके। एग्रीकल्चर फूड का प्रोजेक्ट वो करता है, जो रॉ मटेरियल है पैदा, और उसको हमें प्रोसेस करके उसको वैल्यू ऐड करके फूड बनाना चाहिए उससे। यानी खाने की चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो बनाए चाहिए। अगर दूध है तो उसका दही पैक करके दें, अंडा है तो उसका कुछ बनाएं, जैसे दुनिया में बिकती हैं चीज़ें। जो फैक्ट्रीज हैं इस तरह, जैसे केएन, हमारे यहाँ केएन वाले चिकन वाले बनाते हैं, इस तरह के हमें प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड की एक चेन बन गई बिलियंस की, उसकी वर्थ है। KFC बन गई, तो ये फूड ही है ना। बिल्कुल सही है। आप खाते, मैं भी खाता हूँ, ये खाते, फिर उसकी वजह से कौन सा पैंडा क्या कहलाता है, वो फूड पैंडा वो बन गया, ऑनलाइन डिलीवरी। तो ये सारी इकोनॉमी को ग्रोथ करती है ना, इकोसिस्टम का। इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ ये है एग्रीकल्चर एंड फूड बास्केट। तो इसमें हमें एग्रीकल्चर पे क्या करना है कि हमने उसके अंदर ऐसी अद्विया, वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और उसकी जो ड्रिप इरिगेशन है, ताकि कम से कम पानी में, कम से कम खर्चे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार कर सकें पर एकड़। उससे हमारा मुल्क को बड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत लैंड, कोई 60 मिलियन के एकड़ के करीब हमारी लैंड है जो एग्रीकल्चर जहाँ हो सकता है, तो उसको आबाद करने में हमने कभी तक शायद 15-20%, 30% से हम हासिल कर रहे हैं, और वो भी हम वो यील्ड नहीं हासिल कर रहे जो हम 71 से पहले हासिल करते थे। इंडिया के अगर 1 टन होती थी तो हमारी 60 टन होती थी, अब उल्टा हो गया, अब हमारी 1 टन है तो उनकी 60 टन। तो हमें उनसे, क्योंकि ज़मीन तो एक जैसी है ना, एक ही मुल्क होता था एक ज़माने में, तो अब अलग अलग है। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान हम कंपेयर इसलिए कर सकते हैं कि ये एक रिजीम में, एक ज़माने में एक ही साथ रहे हैं ना, और उसके बाद
बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ रहा, फिर 71 के बाद ये 3 हो गए, पहले 2 हुए फिर 3 हुए। तो इनके साथ इनके माहौल और उनको, क्योंकि एक ही हुकूमत के नीचे रहे तो हमारी आदात भी कुछ आपस में मिलते जुलते ही होते हैं। बिल्कुल सही है। फिर एक इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो उसके तहत क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनते हैं ना। अगर मैं गाड़ी बनाऊंगा तो उसका टायर बनेगा, बोल्ट बनेगा, वॉल बनेगा, ये वो प्लास्टिक के बनेगा, सीट का, लेदर का कवर बने, कितनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैं अगर घर बनाऊंगा, यानी अगर इसको भी इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन को, तो उसमें 72 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, गिलास की, लाइट की, स्विचेस की, और मतलब रंग की, सीमेंट की, सरिये की। तो ये इंडस्ट्रियल, मैं इसको इंडस्ट्री कहता हूँ। तो ये इंडस्ट्री, इसमें जॉब भी बड़े तहाशा होते हैं। अच्छा, फूड में भी जब आप कैटरिंग करते हैं, शादियां होती हैं, हमारा कल्चर ऐसा, तो उसमें भी तो जॉब मिलते हैं ना। कितने लोग, आप किसी भी शादी में जाएं, 100-50 आदमी तो उसमें काम कर रहा होता है, कोई पका रहा होता है, खाना बना रहा होता है, कोई सर्व कर रहा होता है, कोई फूल लगा रहा होता है, कोई कुछ करता है। ये सारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये सारी इकोसिस्टम है ना, इसको डेवलप करें तो इससे कितना पैसा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और रेगुलेटेड हो, अभी ये हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इरेगुलेटेड है, पता ही नहीं चलता, वो टैक्स भी नहीं देते हो, गलत हर जगह बना। इसको एक बाकायदा प्रोफेशनल जैसे होता है ना दुनिया में, उस तरीके से इसका ब्रांड किया जाए इसे, बिल्कुल ठीक। हम आगे जाके फिर हमसे लोग बुलाएं कि आप हमारे यहाँ आके भी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस या इवेंट अरेंज करें, तो ये फिर बात बनेगी ना, बिलियंस की इंडस्ट्री बन सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप कपड़े की, आप सूट पहनते हैं कनाली का, या उसका वो कितने का होता है, अगर वही सूट आप यहाँ एम्बेसडर सिलवाएं तो आधे पैसे का बन जाता है, आधे से भी कम का बन जाता है। तो या किसी भी टेलर से, सॉरी ये कार्डी का नाम नहीं लेना चाहिए किसी पॉडकास्ट में किसी चीज़ का, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो जो है ना, तो किसी भी तो आधा, लेकिन उन्होंने ब्रांड बनाया है ना, बिल्कुल बनाया। वो यहाँ का जो बैग बिकता है, पर्स लेडीज़ का, उसी तरह का वो बिकेगा 10,000 का, 20,000 का, वो वहाँ बिकता है 10 लाख का, LV का, बिल्कुल सही, शनेल का। तो उन्होंने कैसे किया, ब्रांड, बैग तो बैग ही है, और खातून ही उठाती है, सही है, और हमारी भी जाके खरीद के लाती हैं, उनकी भी लेती हैं, बाहर वाले, तो ब्रांड है ना। तो ये हमारी इस तरीके से इकोनॉमी बनती है। ओके, तो ये एक इंडस्ट्रियल साइड आ गई। फिर सर्विसेज है, जिसमें IT है, और हैं होटल सर्विसेज है, हमारा टूरिज्म है, एंड सो ऑन, सबको पता है सर्विसेज क्या क्या होती हैं। इन सर्विसेज को डेवलप करके हमने आज तक कोई ऐसा ब्रांड, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपकी, और इसी तरह की बेतहाशा सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को हमने अभी तक कोई ब्रांड का नाम नहीं दे सके हम अपना, ना कोई ऐसा बड़ा ब्रांड हो, जैसे आप समझें माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल इस लेवल का तो कोई नहीं, या आप समझें Amazon नहीं है, इस तरह की चीज़ बनाने का। हम वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। हमारे लिए भी तो दुनिया, वो भी दुनिया में बेचते हैं, हम भी दुनिया में बेचते हैं, मार्केट तो सेम है ना। जबकि हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे बच्चों को। मसला ये कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, जो मैंने पहले जिक्र किया अपनी रील में, ये चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए हम नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। तो वो अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वहाँ से लोग सुन लेंगे और पता चल जाए। फिर आप समझें, फिर जो है ना, जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो इनका क्या करें, हम एक्सपोर्ट ही करेंगे ना। बिल्कुल सही। तो आपकी एक्सपोर्ट जो आप कहते रहते हैं कि 28 बिलियन से ऊपर नहीं गई, 30 से ऊपर नहीं गई, तो कैसे जाएगी जब तक आप इन 3 सेक्टर से इतना बड़ा ऐसी चीज़ें नहीं बनाएंगे जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकें, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। उससे पहले तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। फिर ये एक्सपोर्ट आपकी, मेरे हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन यानी 100 बिलियन के करीब आराम से पहुंच सकती है, अगर हम सिर्फ इन 3 सेक्टर पे तवज्जो देना शुरू करें, इन 3 बास्केट्स पे तवज्जो दें, तो हमारी 100 बिलियन की एक्सपोर्ट अगले 5-6 साल में पहुंच जाएगी। ओके, ठीक है, बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने चेक किए फिगर्स कि हम कहाँ से कितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, उजलत में नहीं होगा, हम एंग्जाइटी में रहते हैं कि हम क्या कहते हैं, तमीज़ ना बाशत कमंदे हवा, मंगाई थी रोटी ले आए तवा। हम इसमें रहते हैं, तमीज़ ना बाशत कमंदे हवा, मंगाई थी रोटी ले आए तवा। तो तवा मतलब रोटी लाएं, तवा ना लाएं ना। सही है, समझ लें कि क्या करना है। तो ये एक्सपोर्ट इस तरह बढ़ेगी। फिर उसके बाद जब ये चीज़ बन जाएगी तो हमने ह्यूमन प्रोडक्ट जो सर्विस में डेवलप किया, ह्यूमन रिसोर्स नहीं, हमने तो ह्यूमन प्रोडक्ट डेवलप किया ना, ह्यूमन बनाया, उसको स्किल्स दी,
बिल्कुल। रिसोर्स तो एक चीज है ना कि सोर्स से आपने कोई चीज हासिल करी, हमारे पास सोर्स तो है, बहुत बड़ा सोर्स है, हमारी पॉपुलेशन तो बेतहाशा तेजी से बढ़ रही है, सोर्स का तो हमें कोई मसला नहीं है। हमारा मसला तो है उस वाली प्रोडक्ट को जो निकल रहा है उसको रिफाइन करके फिनिश प्रोडक्ट में डालना। उसको फिनिश प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको स्किल्स दें, फिर ताकि आप फिलिपिनो की 2.5 बिलियन 3 बिलियन की सिर्फ मेड्स रेमिटेंस करती हैं। बिल्कुल सही है। या मैं खालिद से भी ज्यादा क्यों हो गया मुझे नहीं पता, पुरानी फिगर्स याद है कि फिगर्स इतनी याद नहीं रहती मुझे, लेकिन इससे बहुत बड़ा बहुत हाई श्रीलंका वाले हैं ये हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी भी देखे ना, 31 बिलियन का तो आपको आता है ना रेमिटेंस, आता है 31-32 बिलियन का, तो ये पाकिस्तानी जिनको आपने डेवलप किया वो पैसे बना के दे रहे। अगर आप इसको डबल कर लें तो 60 बिलियन नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। तो ये भी पैसे ही है ना। बिल्कुल सही है भाई, पैसा चाहे चीज बेच के आए या मेरी स्किल्स बेच, ये स्किल्स बेच रहे हैं ना। बिल्कुल सही। और वहां आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये दोनों मिलाएं तो ये एक्सपोर्ट ही कहलाती है ना। बिल्कुल सही। तो पैसा तो इम्पोर्ट ही होता है ना इन दोनों के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। फिर उसके बाद आप देखें कि इम्पोर्ट, अच्छा जब हम ये खुद बनाने लगेंगे तो हमारा खाना भी कम इम्पोर्ट होगा, हमारी प्रोडक्ट्स भी कम इम्पोर्ट होंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट अपना सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट बना, तो हमारे पास हमारी इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। हमारा इम्पोर्ट बिल सिर्फ वो रह जाएगा जो हम फिनिश रॉ मटेरियल, जिसमें हम वैल्यू एडिड करना चाहेंगे, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम 100 रुपए की चीज मंगाएंगे, 250 रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। तो वो तो फायदे की बात है। वो मटेरियल तो हमारे पास, वो फिस्कल डेफिसिट या करंट डेफिसिट या फलाना डेफिसिट, बड़े बड़े नाम बोले जाते हैं, इसमें नहीं, इसको नहीं बढ़ाएगा। ये सर्कुलर डेट या फलाना डेट इसको नहीं बढ़ाएगा, वो तो आपको 150 रुपए का मुनाफा देगा। बिल्कुल सही है। 100 रुपए का मैंने मंगाया और 250 का बेच दिया, क्योंकि मैंने वैल्यू ऐड की। तो मेरी इंपोर्ट्स वो होनी चाहिए जिसमें मैं वैल्यू ऐड कर सकूं। बिल्कुल। जो मैं खाना पीना है वो मुझे लोकली पैदा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है, पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, हर चीज़ें, तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर से मंगाने की? सिर्फ हमने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगानी है ना, उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, वो हो सकती है। दुनिया को हम ऐसी फैसिलिटीज दें कि लोग आके लगाएं। चाइना ने भी किया है ना ये सारा काम, मलेशिया ने किया, सिंगापुर ने किया, दुनिया ने किया, ये खाली हम इंडोनेशिया ने किया है, हमारे जैसे लोग हैं, थाईलैंड ने बहुत कुछ किया है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप लेना चाहें। ठीक है। जब ये माहौल पैदा हो जाएगा, तो जब हमारे लोकल ये सारा कुछ कर रहे होंगे, तो फिर दूसरे भी हमें देख रहे होंगे कि यार ये मार्केट तो बड़ा अच्छा है, इसमें जाके हमें भी कुछ करना चाहिए, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इससे पहले सिर्फ भीख आ सकती है या आपका कर्जा आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। डायरेक्ट लफ्ज कौन सा है? डायरेक्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो किसी सूरत में भी आ सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट जो इंडस्ट्री में आके लगे, यानी वो आके सीमेंस अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाए, या अल्स्टॉम आके अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाए, या जी आके फैक्ट्री यहाँ लगाए, जैसे इंडिया में लगाई हैं लोगों ने। तो जब यहाँ बनने लगेगा तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनका स्टेक होगा यहाँ। उसके लिए हमें फिर रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि वो उसको डॉलर सही तरीके से रेमिट कर सकें, ये कर सकें, सारी फैसिलिटीज़ दें। जब तक नहीं देंगे वो नहीं आएंगे ना। देखें, पैसे ताजिर के लिए कोई मुल्क उसका लॉयल नहीं होता, वो उसका लॉयलिटी है कि जहाँ उसका पैसा डबल हो। बिल्कुल सही है। वो वहाँ चला जाता है, वो अपना पैसा लगे वहाँ चला जाता है। मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो मैं किसी भी मुल्क में चला जाऊँ और जहाँ अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं वहाँ लगाऊँ, वो मुझे वेलकम करेंगे, कौन मना करेगा। मिसाल के तौर पर मैं बाहर रहता हूँ, मैं वहाँ से $2 बिलियन लेके आ जाता हूँ, कहता हूँ भाई मैं यहाँ लगाऊंगा और मुझे फैसिलिटी भी है, तो फिर मुझे पाकिस्तान वेलकम करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम नहीं कर रहे इस वक्त वेलकम। लोगों की शिकायत ये है, अगर आप जाके उनसे इंटरव्यू लें जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम तंग करते हैं, तो तंग ना करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आता है ये हो गया एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात कर ली मैंने। अब आता है फिस्कल सेक्टर। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो टैक्स रेवेन्यू का नेट बढ़ जाएगा, सारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, नॉन फाइलर नहीं रहेंगे, सारे फाइलर बन जाएंगे, तो आपका रेवेन्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और रेट कम हो जाएगा। सही है। रेट कम होगा तो मेरे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगा, मेरे लोकल भी इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो मैं रेट कम कर दूंगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। यानी अभी अगर मैं 10 लोगों से टैक्स लेता हूँ 30%, तो फिर मैं 1000 से लूँगा 10%। बिल्कुल सही है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो, लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो खाते तो आप 100% से तो नहीं खाते ना, आप जो पैसा जेब में आता है उससे खाते। मेरी आमदनी 200% बढ़ गई, लेकिन वो बनी 200 रुपये, 100 से 200 की, तो उससे खा तो नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। तो तुम्हारी जेब में अगर 2000 आ रहा है तो उससे खाओगे ना।
तो मेरा कहने का मकसद है कि वो फिर रेवेन्यू परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट में बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। परसेंटेज में बढ़ना कोई चीज़ नहीं होती। उसकी बेस अगर 10 रुपए है तो फिर उसके बाद बढ़ाने का फ़ायदा क्या? आप उसे 10 गुना भी कर दें, 100 गुना भी कर दें, तो आपकी अगर बेस 1 अरब है और उसको आप 10 गुना करें तो 10 अरब हो गई ना। तो इस तरह से सोचें, सोच का अंदाज बदलना होगा, माइंड सेट। फिर आता है बारोइंग। जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो खुद ब खुद आपका कर्जा लेना ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं, बल्कि आप कर्जा देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपका कर्जा इंशाल्लाह कहने से नहीं होगा, काम करने से होगा। अल्लाह की तो मर्जी हर चीज़ में शामिल है। अगर मैं इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर रहा मैं। तो ये चीज़ तो है, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ काम करें, तभी तो मदद क्या कहते हैं, मर्द वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मदद तो उस वक्त आएगी कि अगर मैं ऊँट अपना बांधूंगा और फिर कहूँगा कि अल्लाह तू इसकी हिफाजत कर। तो अभी तो मैंने ऊँट ही नहीं बांधा, तो कहाँ से मैं अल्लाह से। तो बोरोइंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। बिल्कुल सही। आप प्रॉफिट में चले जाएंगे ना। बोरोइंग तो आप उस वक्त करते जब आप लॉस में हो। आप प्रॉफिट में तो बोरो नहीं करते ना कोई भी आदमी। बल्कि हमारे लोकल बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े फखर से कहते हैं कि हम बैंक से 1 पैसा भी नहीं लेते। तो वो भी तो चला रहे हैं ना, यानी कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है सर। हाँ, यानी वो बिजनेस कर रहे हैं ना सर। ये है मुल्क का बिजनेस है, इसी को इसी तरह करें। फिर एक्सपेंडिचर्स हमें कम करने चाहिए। हमें बहुत कैबिनेट बड़ा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ओवरहेड है ना, फिक्स्ड ओवरहेड, जिसमें रेगुलेटर्स भी आते हैं, ये भी आते हैं, उनको प्रोडक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो ये कि उन्हें प्रोडक्टिव होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट हमें, अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 150 रुपये कमाऊँ, वरना उनका कोई फ़ायदा नहीं। मैं उन पर 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मेरे पास वापस कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो वो तो फिर टोटली पैसा ज़ाया गया। और फिर मुझे ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको डुप्लीकेट ना करूँ। हमारे बहुत सारे ओवरहेड्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेशन है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो इसलिए कलेक्टिवली हम फेल हो जाते हैं। तो उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें डुप्लीकेशन को हटाएं, वेस्ट को हटाएं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ये 3 चीज़ें याद रखें। किसी एक आदमी पे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनिस्टर कम कर दो, ये कम कर दो, ये इससे कोई फ़र्क। आप ये देखें, जो भी वेस्ट है निकाल दो, जो डबल हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है, निकाल दो, डुप्लीकेशन खत्म कर। और प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो मुझे भी निकाल दो। ये ना करो कि चाहे कितना नूर नज़र क्यों ना हो, हाँ बस निकाल दो, वरना नूर नज़र मुल्क नहीं रहेगा। आप बंदा तो रहेगा मुल्क, फिर जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो बंदा क्या करेगा? बिल्कुल सही। किसका नूर नज़र होगा? किसी का। मतलब ये सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक माइंडसेट है आपका कि मैं अच्छे काम करूँगा तो मैं आखिरत में मुझे कामयाबी मिलेगी, है या नहीं? बिल्कुल है, सुरखुरू। ये माइंडसेट है ना जी। और ये इस माइंडसेट के तहत आप बहुत सारे काम ऐसे इस वक्त नहीं करते जो आप समझते हैं कि अल्लाह की नज़र में गलत होंगे तो मुझे इसकी इनाम नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगा। तो ये क्या बात हुई? तो इसी तरह आप अपने इस एक्सपेंडिचर को भी देखें। यहाँ भी तो आप एक्सपेंडिचर ही होता है ना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इसको खाली रिस्क, ये नहीं होता पैसा, रिस्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अखलाक, सेहत, तो इस तरह से देखिए आप। बिल्कुल ठीक है। तो इसे एक्सपेंडिचर को प्रोडक्टिव कीजिए, वेस्ट को निकालिए, डुप्लीकेशन को ख़त्म कीजिए। ये 3 अल्फाज याद रखिए। बाकी आसान तरीका बताना चाहिए ना, लंबी लंबी कैबिनेट कम कर दो, रेवेन्यू कम कर दो, बंदे निकाल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ वेस्ट हो रहा है उसे निकाल दो, जहाँ डुप्लीकेशन है वहाँ बंदा डुप्लीकेट है तो उसे निकाल दो, अगर कोई और चीज़ डुप्लीकेट है तो वो निकाल दो, और अगर आपकी प्रोडक्टिव नहीं है तो उसे भी निकाल दो। मतलब एक वजह के तहत निकालो ना, ये नहीं कि ज़बरदस्ती निकालो। वैल्यू ऐड कर रहा है तो वैल्यू ऐड कर रहा है तो डबल कर दो। बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं, उसकी तनख्वाह भी डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। बिल्कुल सही। काम का बंदा रखो जो 1.73 बिलियन का एक कंपनी बना के बेच सके। बिल्कुल सही, ऐसा बंदा रखो। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ IT में ऐसा बंदा क्यों नहीं पैदा होता? हमारा ही बंदा है, वो वहाँ जाके कर रहा है, यहाँ नहीं किया उसने। यहाँ नहीं किया। बिल्कुल। तो आप सोचे ना इस पे, अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी ना सर? फिर तो आप सोचे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी क्या है? बिल्कुल, जो आप नहीं कर रहे हैं। यही तो हमारा काम है लीडर्स का। हमें ये सोचना चाहिए ना कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, वो कौन सा ऐसा फील्ड, ऐसी जगह थी जो उन्होंने उसे मुहैया की, जिसमें उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। फिर आते हैं, आप आ जाएं मॉनेटरी सेक्टर पे। मॉनेटरी सेक्टर में पॉलिसी रेट फिर इसी के तहत तय होगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जब हम ये सारे काम करेंगे तो आपका रेट गिर जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है। मैंने इसीलिए कोशिश की है कि एक मैप बना लूँ ताकि इधर उधर ना जाऊँ। फिर उसके बाद आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा। जब आपके पास डॉलर की कम, आपकी इम्पोर्ट्स बिल कम हो जाएगा तो आपको डॉलर चाहिए ही नहीं होगा। तो आपको जब डॉलर नहीं चाहिए तो डॉलर सरप्लस हो जाएगा। जब डॉलर सरप्लस हो जाएगा तो उसका रुपये में पैसा रेट कम हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। तो आपने एक्सचेंज रेट इस तरह खुद ज़बरदस्ती ना कंट्रोल करें।
यानी रियलिटी में वो फैक्चुअली कंट्रोल हो। वो इस तरह कंट्रोल होगा कि जब आपने डॉलर सरप्लस कर दिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है डॉलर की, मेरा इम्पोर्ट बिल ही इतना है, मैं सारा कुछ यहीं मिल रहा है, तो मैं डॉलर खरीदूंगा नहीं तो डॉलर बढ़ेगा कैसे? अभी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है इसलिए महंगा होता है ना। जब डॉलर की डिमांड ही नहीं रहेगी तो महंगा कैसे होगा? बिल्कुल सही है। पेपर की से भी नीचे आ जाए, हो सकता है $1 का $1 हो जाए। कोशिश तो करके देखें ना। बिल्कुल सही है। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। बड़ा सोचना चाहिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे ना कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस। ओके, ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलेंट एंड इनोवेटिव। ये 6 चीज़ें अगर आप डिफरेंट एंड करेजियस, रिस्पॉन्सिबल, इनोवेटिव। फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस, ओके, इनोवेटिव, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सीलेंट होना ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि परफेक्शन तो अल्लाह के लिए, आपके लिए नहीं है, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके रिजर्व्स खुद जब आपके पास आमदनी से, आपके खर्चों से ज़्यादा आमदनी होगी तो क्या होगा? रिजर्व्स बढ़ेंगे। आपके यानी आपके जो क्या कहते हैं जमा बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं कि बचत बढ़नी, सेविंग, उसी को रिजर्व कहते हैं ना, और तो कोई नहीं। तो फिर आपका और रुपया मजबूत हो जाएगा। हो सकता है आपके $1 का $2 मिले। बिल्कुल सही, हो सकता है, ये ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आप देखें, अमेरिका ने भी सोचा था ना कि गोल्ड से निकाल के पेट्रोल पे डाला था अपना डॉलर, कोई वजह होगी ना, तो इस तरह आप भी सोचें ना। सही है, ऑल्टरनेट। आप भी न्यूक्लियर पावर है, सोचें। ये जब सब चीज़ें कर लोगे तो इन्फ्लेशन की बात ही नहीं होगी। बिल्कुल सही है। फिर इन्फ्लेशन कोई चीज़ नहीं है कि इन्फ्लेशन कैसे कम करें, ऑटोमेटिकली कम होगी। ये अगर आप इस तरतीब से चलेंगे तो इन्फ्लेशन जो है खुद ब खुद रहेगी नहीं। क्यों रहेगी? इन्फ्लेशन होती कैसे? डिमांड ज़्यादा है, कम पैसे, चीज़ें कम है। बिल्कुल सही है। तो या डॉलर का रेट बढ़ रहा है और रुपए गिर रहा है, तो ये जो है ना, तो फिर इन्फ्लेशन कहीं जिक्र ही नहीं आएगा। इन्फ्लेशन होगी नहीं बल्कि सरप्लस होगा हर चीज़। बिल्कुल सही है। पर इन्फ्लेशन तो उस होती है ना जब आप ये सारी चीज़ें ना हो रही हों। तो अब आ गई समझ में बात? बिल्कुल सही है सर। और यू ऑल्सो, ये ठीक करने का तरीका है, इसके अलावा मेरे पास कोई जादू की छड़ी। बिल्कुल सही है सर। आप हमेशा एडवोकेट करते हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। हाँ, तो इसलिए नॉन फाइलर और फाइलर की मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, नॉन फाइलर को हमने जिंदा क्यों रहने दिया है? सही, कि वो इसके तहत बहुत सारे बड़े लोग जो सर, लोग खुश हैं करने में, कोई टैक्स ज्यादा क्यों दें? खुश हैं क्योंकि मसला है ना, जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो उन्हें तंग करते हैं लोग। उस तंगी को ख़त्म कर दिया, माइंडसेट को चेंज कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, सब फाइलर हो जाएंगे। पान वाला भी फाइलर हो जाएगा, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना, पहले एजुकेट करना पड़ेगा कि तुझे क्या फ़ायदे हैं। वो समझता है कि मैं अगर फाइलर बन गया तो मुझे सब लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी या मैं फंस जाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं बनता। वो 4% मैं 2% पे गाड़ी खरीद लेता हूँ, वो 4 भी दे देता है, कहता मैंने फाइलर नहीं बनना। बिल्कुल सही। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जो हम लोग करने की जो आपने जिक्र किया ना, कैसे करेंगे? तो भाई लोगों को बताना पड़ेगा ना। ये भी एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। बिल्कुल, नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। नेशन बिल्डिंग आप नहीं करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर। अगर आज आपको अथॉरिटी दी जाए टू ट्रांसफॉर्म फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के क्या क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले तो उनको अखलाकियात सिखाई जाएगी। ओके। कि किसी को हैरेस मत करो, क्योंकि तुम लेने जा रहे हो पैसे, देने नहीं जा रहे हो। आप किसी के पास पैसे लेने जाएं तो आप बड़े प्यार से जाते हैं ना, भाईजान कुछ थोड़ा सा दे दें, रिकवरी। अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं ना आप, तरीके से पैसे ले। तो एक तो सबसे पहले उनकी ये ट्रेनिंग होगी, और फिर उसमें वेस्ट, डुप्लीकेशन और प्रोडक्टिविटी का जिक्र आएगा। अगर लोग ज़्यादा हैं और वो खामखा तंग करें तो, और फिर उनकी तनख्वाहें इतनी कर देनी चाहिए कि वो बाइज्जत तरीके से लोगों से बात करें, कि उनको ये ना हैरस रहे कि मैंने इससे कुछ हासिल करना है और टैक्स में कम आए और मेरे पास ज़्यादा है। तो ये चीज़ रिफॉर्म में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये ऐसी नहीं है कि मैं ज़बानी करके जादू की छड़ी चला के कर। ये लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। उसमें जो सबसे काबिल लोग हैं, वेस्ट जो है उसे निकालना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिव नहीं है उसे निकालना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिव है उसको उसकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 आदमी है, उसको मैं 10-10 रुपये दे रहा हूँ, तो 1000 रुपये तो दे रहा हूँ ना। तो मैं अगर मेरा वो 100 आदमी की जगह 10 आदमी काम कर दे वही, तो मैं उनकी तनख्वाह कितनी कर दूँगा? 10-10 रुपये कर दूँगा। बिल्कुल सही। तो भाई 10 गुना की तनख्वाह हो जाएगी, मेरा तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मेरा। बिल्कुल सही। मैं तो ये रिफॉर्म्स लाऊंगा इस तरह, इंसेंटिव वाले।
बिल्कुल ठीक है। MBOs, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है सर। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर सुकूक मार्केट लॉन्च करनी चाहिए। देखिए, हर तरह की मार्केट लॉन्च करें, खाली सकूक मार्केट ही तो नहीं है ना। आपको हर तरह की स्टॉक्स को अपना बेहतर Commodity बनाना भी चाहिए, चल रही। कमोडिटीज करनी चाहिए। अभी हमने एक अपनी कंपनी IPO की है जरिया के नाम से। पाकिस्तान की पहली कमोडिटी ई प्लेटफॉर्म है। फरवरी में हमने IPO किया था 16 रुपये, 16 कुछ पे ना 50 पैसे पे। आज माशाल्लाह से 50 रुपये का शेयर है। है पाकिस्तान में भी इस तरीका है। अगर लेकिन यही कंपनी अगर मेरी दुबई में या अमेरिका में होती ना, तो मेरा शेयर इस वक्त कम से कम नहीं तो 1000 रुपये का होता आराम से। बिल्कुल फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है। तो मैं 1.7 ट्रिलियन का नहीं बन सकता, वहाँ बन सकता था, वहाँ बन सकता था। यही आइडिया लेके चला जाऊँ, यही चीज़ उठा के वहाँ कर दूँ, तो वहाँ है ऐसी कंपनियाँ जो इस तरह का काम करें, जो इतना एप्लीकेशन में कमोडिटी की ट्रेडिंग करें आप। बस तो आप समझ गए होंगे मेरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। हाउ टू ट्रिम दी गवर्नमेंट ओवरहेड्स जो वेस्ट, तो इसका जवाब मैं दे चुका आप। बिल्कुल सही है सर। एग्री प्रोड्यूस पर आप कहते हैं कि अशर लागू करें ताकि वहां से। मैं तो एक बात ये कर रहा हूँ कि एग्री को बिल्कुल अनडॉक्यूमेंट ना रहने दें। उसका जो भी चीज़ पैदावार हो उस पर कुछ ना कुछ तो हासिल करें ना, ताकि डॉक्यूमेंट हो ना कि हमारी पैदावार हो कितनी रही है। इसके दो फायदे हैं ना। मैं अगर 0 टैक्स भी लगा दूँ, लेकिन कहूँगा आप फाइल करें कितने टन पैदा किया, तो मुझे कम से कम मेरा स्टैटिस्टिक डाटा तो होगा ना मेरे पास कि मैं इतना गंदम करता हूँ इतनी। अब हर दफ़ा हमारी बहस होती है शक्कर कम क्यों हो गई, शक्कर ज़्यादा क्यों हो गई, गन्ना कम क्यों हो गया, गन्ना बढ़ क्यों गया, अनाज सब्सिडी दो, अनाज की कीमत ये सेट करो। ये बात ख़त्म हो जाएगी ना सर। बिल्कुल सही है। जब डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो पता चल जाएगा इतना टन पैदा हुआ, इतना टन बिका, इतना टन आया, इतना टन खरीदा, इतना इम्पोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया। सही है। अब हम कभी कहते हैं एक्सपोर्ट कर दो तो इसका मतलब शक्कर ज़्यादा हो गई, फिर हम उसी वक्त थोड़े दिन के बाद कहते हैं इसको इंपोर्ट कर लो। तो ये बात समझ में आती है आपको? नहीं आती, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं आती तो फिर इसको ठीक करना चाहिए ना। इसी को नाम है वेस्ट, डुप्लीकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है सर। आप यू ऑल्सो एडवोकेट के स्टेट बैंक गारंटिंग पाकिस्तान रुपी डीवैल्यूएशन। देखें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आएगा उसको कोई तो इंसेंटिव देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गारंटी करे, लेकिन उसको कोई ना कोई फैसिलिटेशन ऐसी करनी होगी कि उसका पैसा महफूज रहे। बिल्कुल सही है। चाहे कोर्ट्स महफूज करें, चाहे यानी अगर वो $100 लेके आए तो कम से कम $100 तो वापस ले जाए ना। अब जब प्रिंसिपल तो बाहर करे, चलो प्रॉफिट नहीं कमाया उसने, बिजनेस अच्छा नहीं किया, लेकिन कम से कम उसका प्रिंसिपल मेरी वजह से गिर ना गिरे। सही है। उसकी वजह से गिर जाए, उसकी हिमाकत से, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर मेरे बदमाशी की वजह से, मेरे मुल्क की गलत पॉलिसीज़ की वजह से उसका प्रिंसिपल एरोड होता है कि वो $100 लाया तो उसको 200 रुपये का था, फिर वो हो गया 400 का, जब वो वापस लेके जाएगा तो उसका तो आधा हो गया ना, $50 ही मिलेंगे ना उसे, $100। तो वो ये ना करे। मतलब ये हमें फैसिलिटेट करना है स्टेट बैंक रेगुल। ये फिर वापस बात रेगुलेशन पे आ जाती है। बिल्कुल सही। SEBI, स्टॉक एक्सचेंज, फलाना ढिमकाना, FBR, ये उसको फैसिलिटेट करें कि इसको इस तरीके से करें कि मैं जब लेके आऊँ तो मुझे कम से कम ये यकीन हो कि अगर मैंने गलती की तब तो मेरा पैसा जाएगा, मैंने गलती नहीं की तो मैं पैसा कमा के आऊँगा। सही है, बिल्कुल ठीक। बस ये कॉन्फिडेंस देना है, ये ट्रस्ट देना है। ये ट्रस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं लगते मेरी जान, इसमें सिर्फ बातचीत करने का तरीका है, आपको सिस्टम्स बनाने का तरीका, प्रोसीजर्स को ऐसे करने का, SOPs को ठीक करने का तरीका, और कोई चीज़ नहीं है इसमें। सिंपल एज दिस। यानी इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें आपकी तरीका लगता है, प्रोसेस लगता है। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं। तो लेकिन अगर मुझे ये शक है कि मैं पैसे ले जाऊंगा, मेरे लोग खा जाएंगे, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो क्यों आएगा? या मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना पड़ेगा, और मुझे 6 गार्ड रखने पड़ेंगे, तो भाई ये नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, जान बचाने के लिए। आपके यहाँ लिखा हुआ है कि चाइनीज़ आएगा तो उसको आप पहले दें, वो या कोई भी फॉरेनर आएगा उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाएं, इतने गार्ड दें, ये दें, तो मेरे तो बाजा बच गया ना उस चीज़ को। एक मेहमान आने में मेरे तो करोड़ों खर्च हो गए। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ को सोचना पड़ेगा हमारे लीडर्स को और हमें, कि हम ये वाली इरिटेंट को निकाल दें तो FDI आना शुरू हो जाए। सही है। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, उसको दूर करना पड़ेगा। ओके, एक पेज पे हों कि प्राइवेटाइज कर, पेज वेज कुछ नहीं होता, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है, मिसाल तो अभी यहाँ 3 पॉडकास्टर बैठे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट है कि साहब ये तो मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे अच्छे सवाल पूछेगा, और ये कहता तो मैं उसके पास चला जाऊँगा। आप भले कितने ही अच्छे हों, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया ना। बिल्कुल सही है। तो ये कन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे तो सारी चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगी।
हमने की भी थी प्राइवेटाइज, जिससे फ़ायदा हुआ था। मेरे मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज की थी। हम मीडिया भी लाए थे, जिनको ये आज जो मीडिया चल रहा है मुशर्रफ के ज़माने में लाए थे, मैं उसका पार्ट भी था। ये बहुत सारी आपकी एक यूटिलिटी सिर्फ प्राइवेटाइज हुई थी, वो भी हमारे हम उसमें शामिल थे, बैंक्स में भी शामिल थे, हम इसमें भी PTCL में भी शामिल थे। तो ये सारी प्राइवेटाइज हुई थी। हाँ, कर सकते हैं आप, ये भी SOEs थी ना। बिल्कुल सही। अगर आप कन्फ्लिक्ट को हटा दें तो होने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर वो अच्छी नहीं चली तो ये रेगुलेटर का खता है कि उसने रेगुलेट नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन को रेगुलेट मैंने आपको दे दी, अब रेगुलेट तो करूँ ना। ये तो नहीं कर सकता ना कि आपके सवाबदीद पे छोड़ दूंगे, सब पैसे लेके बाहर चले जाओ। मैं फिर उसको रेगुलेट करूँ, तो रेगुलेटर स्ट्रांग होगा तो प्राइवेटाइजेशन होगी। बिल्कुल। रेगुलेटर स्ट्रांग होगा तो पैसे बनेंगे। रेगुलेटर स्ट्रांग, हर चीज का एक रेगुलेटर है। ड्रग का भी रेगुलेटर है, चाय का भी, ये फूड का भी एक रेगुलेटर है, सिक्योरिटी का भी, हर चीज का एक रेगुलेटर है। बिल्कुल सही है। लेजिस्लेशन का भी एक रेगुलेटर है, जुडिशरी का भी एक रेगुलेटर, हर चीज का एक रेगुलेटर है। बिल्कुल ठीक है, तो उसको ठीक करें। हाँ, बिल्कुल सही है। सिर्फ कागज पे चेंज करना है और दिमाग में थोड़ा सा ख्यालात को एजुकेट करके नेशन बिल्डिंग करनी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पास लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारी अफवाज बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे पॉलिटिशियन बड़े ज़बरदस्त है, रेजिलिएंट है ना भाई, हर हालत में करते तो रहते, सस्टेन कर। बस उनको थोड़ा सा प्रोसेस में डालना है एक धारे पे कि भाईजान ज़रा सा एक नहर में चलें, एक ही डायरेक्शन में चलें, इधर से ना एक छोटी सी नहर निकाल लें, इधर से ना एक छोटी सी नहर निकाल, दरिया बना के चलें। बिल्कुल सही है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप हमेशा कहते हैं अगर पाकिस्तान में 8 स्टेक होल्डर्स, 8 बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक जगह पर बैठ जाएं, अब तो ये 5 पे आ गया हूँ। जी, पहले तो 8 ये मुल्क समझता था। 3 साल में अपने कदमों में खड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में हम लोग शायद इस तरफ जा भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम तो पिछले 20 साल से ये बात कर रहे हैं, अब लग रहा है कि ग्राउंड में भी लोग जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि फ़ौज का सरबराह, ओके, अफवाज का, पाक अफवाज का, ओके, बड़ी फौज नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पाक अफवाज का, उसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर, जो आपकी मुकन्ना है यानी असेंबली का सरबराह जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अपोजिशन का सरबराह जो उसको एक काउंटर चेक तो होना चाहिए ना, फिर तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और एक प्रेसिडेंट जो स्टेट की एक आइकन होता है कि भाई वो है। ये 5 अगर एक काउंसिल बना दी जाए और ये तय करें हर चीज़ के कैसे करना है और क्यों करना है और किस वक्त क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा लोग कहते हैं हम एक पेज पे हैं जी, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपस में बात नहीं होती तो पेज की बात होती है। अगर ये एक जगह बैठे हों 5 तो सबको पता रहेगा कि ये एक पेज पे हैं, जो भी फैसला है इस 5 ने किया, और वो अकाउंटेबल भी हो जाएंगे 5 आवाम के सामने। वो 5 ये नहीं कह सकेंगे मैंने नहीं किया। अभी तो बड़ी आसानी से वो कहते हैं जी उसने इंटरफेयर कर दिया था, उसने इंटरफेयर कर दिया था, मैं इसलिए गड़बड़ हो गई। जब वो 5 एक जगह बैठ के कोई भी काम होगा तो आप कैसे कहेंगे कि मैं किसी ने इंटरफेयर किया? फैसला तो आप 5 ने किया। कोई भी एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जब ब्लेम गेम नहीं होगा तो आपने काम करना पड़ेगा, मजबूरन काम करना पड़ेगा। आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वेस्टेज खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो आप इन 5 लोगों को अगर हम किसी हमारे 20 से 40 साल के जो बच्चे हैं वो कोशिश करके बिठा दें, यानी सोशल मीडिया पे फजूल किस्म की मीम्स लगाने के बजाय ये फैलाएं कि भाई ये 5 लोग आप एक जगह काउंसिल पे बैठ जाएं, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। चाहे कोई भी हो, जब वो 5 बैठ जाएंगे ना तो आप यकीन करें उसमें अगर मेरा जैसा गधा भी बैठ जाएगा ना तो सही काम करेगा। ओके, क्योंकि वो 5 की एक कलेक्टिव विजडम होगी ना, तो कोई भी अपने मफाद में नहीं जा सकेगा, एक दूसरे से पूछ के जाएगा कि चलो ये भी करते। और फिर किसी के सामने आप बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कह सकेगा कि साहब ये तो मैंने नहीं किया, ये तो उन्होंने कहा था तो मैंने कर दिया, मतलब उन्होंने कहा था कहते। तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसमें फिर मीडिया एक आ जाएगी, क्योंकि जब ये 5 बाहर निकल के आएंगे तो मीडिया के सामने करेंगे ना बात फैलाने के लिए। आजकल सोशल मीडिया है या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उनके सामने बात करेंगे तो फिर उनको ज़रा न्यूट्रल होना चाहिए कि समझें कि क्या करें। तो ये एक्सटर्नल, जैसे इकोनॉमी का मैंने बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल, इसी तरह समझ लें कि इंतज़ामिया का ये इंटरनल हो गया मेथड, इसको अगर सही कर लें, और एक्सटर्नल में फिर मीडिया आ जाती है, फिर हमारे जैसे लोग जो तनकीद निगार जिन्हें कहते हैं, क्रिटिक्स जो हैं वो देखें कि भाई जो पॉलिसी चल रही सही, उनको गाइड करें, उन्हें बताएं। तो
तो कि भाई ये चीज़ आपने सही डिसाइड की है, ये गलत की है, जो चीज़ सही हो उसकी तारीफ़ करें। जो और नज़र कैसे आएगी सही या गलत का, वो क्या है, टेस्ट क्या है? वो टेस्ट ये है कि उससे कोई चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना। अगर मैंने कोई चीज़ डिसीजन लिया, उससे मेरा सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया, तो इसका मतलब वो चाहे डिसीजन कितना भी अच्छा लगे, चाहे सोने के अल्फाज से लिखा हो या लेकिन वो डिसीजन गलत था, बिल्कुल उसको करेक्ट कर लें फ़ौरन, बजाय उसको उसके पीछे लगे रहें, उसको जस्टिफाई करें ना करें ना, कहें हाँ साहब गलती हो गई, अब दोबारा ये हम इसको इस तरह से हमें मशवरा मिला, इस तरह चेंज कर देते हैं, फ़ौरन सही हो जाएगा। वो इसे कहते हैं कोर्स करेक्शन एंड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर सोहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पॉडकास्ट से काफ़ी लर्निंग की होगी, और स्टे ट्यून फॉर द मोर एपिसोड्स। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।